हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी के लिए साइंस टॉपिक से क्लास 6 का सभी चैप्टर का एनालिसिस, महत्वपूर्ण पॉइंट टू पॉइंट परीक्षा उपयोगी तथ्य लेकर आया हूँ जो परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। तो आज का कंटेंट जो है सभी परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन को प्रेस करना ही होगा। तो आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहे। तो साइंस चैप्टर का जल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट टू पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक बने रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? वाष्पन, है ना। जल को वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पन कहते हैं। चलिए, वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संघनन। जल वाष्प को जल में बदलने की क्रिया को क्या कहेंगे? संघनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक वर्षा से आती है, क्या आती है? तो बाढ़ आती है ना। पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से घिरा है? तो पृथ्वी का कितना हिस्सा जल से घिरा है? 2/3 भाग, है ना। चलिए, समुद्र का जल होता है, कैसा होता है? तो नमकीन या खरा। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का कितना प्रतिशत खरा जल है? पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा का कितना प्रतिशत? तो 95.5% जल जो है क्या है? खरा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ व मीठा जल की मात्रा है कुल जल का कितना? 2.5%। ध्यान रखिएगा। मानव और जीव जंतु के लिए मीठा जल की उपलब्धता है कितना प्रतिशत? तो 0.003%। क्या है? तो मानव और जीव जंतुओं के लिए मीठा जल की उपलब्धता है कितना प्रतिशत? तो 0.003%। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों से निकलने वाली, ध्यान रखिएगा, पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से निकलने वाली वाष्प की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। चलिए, ऊंचे पर्वतों पर जमे बर्फ को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो हिमनद या ग्लेशियर, है ना। ग्लेशियर कहते हैं। चलिए अब है अगला टॉपिक है चुंबक। चुंबक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। चुंबक से आकर्षित होने वाले अथवा चुंबक को आकर्षित करने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उसे कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है। समान ध्रुव का मतलब क्या हो गया? प्लस और प्लस। यदि दोनों ध्रुव प्लस प्लस का हो, यदि दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा? विकर्षण होगा, मतलब एक दूसरे से वह दूर भागेगा। तो जैसे ही दूर भागना क्या कहलाएगा? विकर्षण कहलाएगा। अब आगे क्या है? चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, मतलब एक प्लस का हो एक माइनस का हो। जब इस तरह का ध्रुव हो तब क्या होगा? दोनों में आकर्षण होगा, दोनों क्या होगा? एक दूसरे के पास आएगा, तो वह आकर्षण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा किस दिशा में रुकता है? तो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक जो है हमेशा किस दिशा की ओर रुकेगा? उत्तर दिशा की ओर। बल्ब का आविष्कार किया था किसने? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बल्बों के फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का, है ना। किसी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो प्रकाश
आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश गमन करता है कैसे? तो सीधी रेखा में। कैसे? तो सीधी रेखा में। प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण कहलाती है, क्या कहलाती है? आपतित किरण, है ना। प्रकाश स्रोत से दर्पण पर पड़ने वाली पहला जो किरण होगा वो आपतित किरण होगा, और दर्पण पर पड़ने के बाद, है ना, अब परावर्तित हो जाती है, मुड़ जाती है, तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के जो बिंदु है, और उस बिंदु पर यदि एक लंब रेखा खींच दिया उसको क्या कहेंगे? अभिलंब। तो ये तीनों बिंदु का जो रेखा है वह किस बिंदु पर मिलता है? बिंदु पर, एक ही बिंदु पर जाकर वह मिलता है। तो अब आइए, आपतन कोण बना और परावर्तन कोण बना, एक दूसरे के क्या होगा? वह बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लकड़ी का टुकड़ा क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ? ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आर पार नहीं जा सके या जिसे आर पार नहीं देख सकते हैं उसको अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। इस तरह लकड़ी का टुकड़ा क्या हो गया? अपारदर्शी वस्तु। कांच का टुकड़ा पारदर्शी पदार्थ हो गया, क्योंकि कांच का टुकड़ा को हम क्या करते हैं? आर पार देख सकते हैं। अब आइए, दर्पण में खाली जगह बनता है, क्या बनता है? प्रतिबिंब। याद रखिएगा, किसके कारण हम किसी वस्तु को देखते हैं? किसके कारण? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। जब कोई वस्तु से प्रकाश टकराती है तब जाकर हम वस्तु को देख सकते हैं, देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जितने भी कंटेंट हैं पूरे निचोड़ लेकर आप लोगों के लिए लाए हैं, इसीलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और बहुत ऐसे भी प्रश्न हैं जो सक्षमता परीक्षा 1 में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, इसीलिए पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। और अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पूर्ण फूल। ध्यान रखिएगा, वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर चारों अंग हो उसे पूर्ण फूल कहते हैं। तो इस तरह पूर्ण फूल के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए, 4 अंग हो गए, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, है ना। चलिए, अपूर्ण फूल, वह फूल जिसमें अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर में से कोई भी अंग अनुपस्थित हो उसे अपूर्ण फूल कहते हैं। इन चारों अंग में से किसी एक अंग की अनुपस्थिति यदि हो फूल में तो उसको अपूर्ण फूल कहेंगे। ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे आइए। एक लिंगी फूल, ऐसा अपूर्ण फूल जिसमें पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से केवल एक ही अंग उपस्थित हो, एक ही अंग, स्त्रीकेसर हो या पुंकेसर हो, तो उसको एक लिंगी फूल कहेंगे। अब है नर फूल। नर फूल है जिसमें केवल पुंकेसर होते हैं, स्त्रीकेसर नहीं होते हैं। जिसमें पुंकेसर होते हैं उसको नर फूल कहेंगे। और मादा फूल का मतलब क्या हो गया? जिसमें केवल स्त्रीकेसर होते हैं, पुंकेसर नहीं होते हैं। तो स्त्रीकेसर हो गया मादा फूल और पुंकेसर हो गया नर फूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है द्विलिंगी फूल, है ना। द्विलिंगी फूल क्या है? तो ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं, मतलब ऐसा फूल जिसमें पुंकेसर भी हो और स्त्रीकेसर भी हो, उसको द्विलिंगी फूल कहेंगे। अब आई अलिंगी फूल, जिन फूलों में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों नहीं होते हैं, मतलब दोनों अनुपस्थित रहते हैं, उसको अलिंगी फूल कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण फूल के कितने भाग होते हैं? अभी बताए थे 4 भाग होते हैं, अंकुरी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पौधे के जनन अंग होते हैं, कौन होते हैं? तो फूल होते हैं। वैगन और धतूरे के अंडाशय होते हैं, क्या होते हैं? बड़े होते हैं। पुष्पासन, फूल के डंठल के जिस सिरे पर फूल के सभी अंग जुड़े होते हैं उसे पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जड़ें मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मूसला जड़ होता है, एक झकरा जड़ होता है।
अब आइए, मूसलाधार क्या है? जिस जड़ में एक मुख्य जड़ है जिनमें से कई सहायक जड़ें निकली है, उस जड़ को मूसलाधार कहते हैं। मतलब एक मुख्य जड़ हो, इस तरह का है ना, मुख्य जड़ हो और इसमें जो है कई सहायक जड़ें जो है निकला हुआ, उसको कहेंगे मूसलाधार। चलिए आगे बढ़ते हैं। झकरा जड़। झकरा जड़ का मतलब क्या होगा? जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं हो बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती है, उस जड़ को झकरा जड़ कहते हैं। जैसे देख लीजिएगा लहसुन का जो कली होता है, जो गांठ होता है, बिल्कुल एक ही जगह से जो निकला हुआ रहता है। इस तरह का जड़ जो है वो क्या होता है? झकरा होता है, इसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होता है। चलिए ध्यान रखिएगा। अब है जड़ के कार्य। जड़ का क्या क्या कार्य है? तो जड़ मिट्टी को मजबूती से पकड़कर पौधों को खड़ा रहने में मदद करती है ना। यह मिट्टी में उपस्थित जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है। कौन? तो जड़। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला कार्य क्या है? जड़ें जो है मिट्टी को बांधती है और मिट्टी के कटाव को रोकती है। कुछ पौधे की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तना के कार्य। तना के कौन कौन से कार्य है इसके बारे में जानते हैं। तना के कार्य हो गया, तना पौधों को आकृति प्रदान करता है। यह जल, खनिज लवण और तथा भोजन के संवहन का मार्ग है। कौन? तना। ध्यान रखिएगा। कुछ पौधे के तने भूमिगत होकर भोजन संग्रहण भी करते हैं। कौन चीज़? तना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पेड़ पौधों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख किसको कहेंगे? बिल्कुल कोम्य या बहुत छोटे वाले पौधे को क्या कहेंगे? शाख कहेंगे। जैसे बथुआ साग हो गया, घास हो गया। झाड़ी, झाड़ी का मतलब होता है बड़े पौधे से मध्यम आकार वाले जितने भी पौधे होंगे जिनकी जो है जड़ें जो है झकरा प्रकार का होगा, उसको झाड़ी बोलेंगे। अब वृक्ष का तना जो है बहुत मोटा होगा, बड़े बड़े शाखाएं निकली होगी, उसको कहेंगे वृक्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल और खनिज लवण का संवहन तना द्वारा होता है। पौधे में जल और खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तना के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्री और एक होता है दूसरा द्विबीजपत्री। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। जिन पत्तियों में समांतर विन्यास होगा उसकी जड़ रेशेदार होगी और बीज में एक बीज पत्र होगा। ध्यान रखिएगा। जिन पत्तियों में समांतर विन्यास होगा, समांतर विन्यास, तो उसकी जड़ क्या होगा? रेशेदार भी होगी और बीज में एक बीज पत्र होगा। बीज पत्र शिशु पौधों को पोषित करता है। क्वेश्चन बनेगा कि शिशु पौधे को पोषित करता है क्या? तो बीज का बीज पत्र। शिशु पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व बीज पत्र में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि शिशु पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व के रूप में कहाँ मौजूद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बीज पत्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण क्या हो गया? मक्का। ध्यान रखिएगा, मक्का जो है एक बीज पत्री पौधे का उदाहरण हो गया। द्विबीजपत्री पौधे का उदाहरण क्या हो गया? सेम। सेम है ना। चलिए, कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो वो कौन सा है? कपूर। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है ना। बिना उबले हुए अंडे का द्रव गर्मी पाकर बदल जाता है, किस में? तो ठोस में, है ना, गर्मी पाकर। कौन सा पदार्थ समान रूप से पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जल। वास्तव में जल जो है ठोस में रूप में भी पाया जाता है, द्रव रूप में भी पाया जाता है और गैसीय रूप में भी पाया जाता है। तो जल का ठोस अवस्था हो गया बर्फ, जल द्रव अवस्था में तो है ही, और जल का वाष्पीय अवस्था हो गया जल वाष्प, है ना। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3, ठोस, द्रव और गैस। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र के जल से नमक
किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि या फिर उसको शोधन विधि के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? समुद्र के जल से नमक प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है घुलनशील पदार्थ। जल में चीनी है, क्या है? विलेय पदार्थ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह घोल, ध्यान रखिएगा, वह घोल जिसमें घुल्य पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है कहलाता है कौन सा घोल? संतृप्त घोल, है ना। और जिसमें और मात्रा घुलने की क्षमता हो तो उसको असंतृप्त घोल कहेंगे। अब आइए, गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता जो है क्या हो जाती है? घटती है। ध्यान रखिएगा, जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतुओं एवं पादपों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ना। जल में जो विलीन ऑक्सीजन है वह ऑक्सीजन गैस दोनों जंतुओं के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है तंतु। तंतु कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु और एक मानव निर्मित तंतु। तो प्राकृतिक तंतु का मतलब हो गया जो ये क्या कहते हैं जीव जंतुओं तो पेड़ पौधे से प्राप्त होगा, उसको प्राकृतिक तंतु बोलेंगे। और मानव निर्मित तंतु जो मानव के द्वारा निर्मित तंतु होगा वो मानव निर्मित तंतु कहे जाएंगे। अब आइए, प्राकृतिक तंतु का उदाहरण हो गया रेशम, ऊन और जूट, है ना। चलिए, मानव निर्मित तंतु में क्या हो गया? नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, आता है क्वेश्चन, पूछा गया है परीक्षा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया प्राकृतिक तंतु। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? कटाई। वस्त्र, वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं कौन? वसा और कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो वसा में से भी वह क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वसा से जो है ऊर्जा जो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। ध्यान रखिएगा। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? चावल। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ भारत में पटसन उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। बिहार के कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा में जूट अधिक उपजाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बिहार में कहाँ कहाँ? तो कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल तथा दरभंगा। अब आइए, आलू में उपस्थित होता है, क्या होता है? तो मंड होता है। घेगा रोग होता है किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कर्वी नामक रोग होता है किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। रिकेटस नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से। पौधे भोजन के स्रोत हैं पौधे एवं जंतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य और तिलचट्टा क्या है? एक सर्वाहारी जंतु है। अब आइए, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए जो अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं। और जो पहली बार आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा ही कंटेंट मैं हर रोज़ लेकर आता हूं और आप अपनी परीक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल है, क्या है? गेहूँ है, मक्का है, चावल है कि ज्वार है? तो बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी है कि व्यावसायिक है कि आत्मनिर्भर है कि इनमें से कोई नहीं? तो बिहार में कृषि का स्वरूप जो है वह क्या है? जीवनदायी कृषि होती है, स्वरूप उनका है जीवनदायी। चलिए अगला क्वेश्चन है।
बिहार में किसे मक्का का घर कहा जाता है? मक्का का घर किसे कहते हैं, पता है आप लोगों को? तो मक्का का घर जो कहते हैं वह बेगूसराय को, ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं? बेगूसराय को, है ना। मक्का का घर किसे कहते हैं? बेगूसराय को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की प्रमुख नकदी फसल है, क्या है? चाय है, रबर है, गन्ना है या नारियल है? तो आप लोग बताइए, बिहार के प्रमुख नकदी फसल क्या है? गन्ना, ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंडक कोसी दोआब में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, गंगा के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में या गंगा के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में? तो बिहार में गन्ना का तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है परीक्षा में और पूछा भी गया है। अब आइए, बिहार के टाल क्षेत्र में किस फसल की प्रधानता है? बिहार के टाल क्षेत्र में किसकी? चना की है या मसूर की है या गेहूं की या धान की है? तो बिहार का जो टाल क्षेत्र होता है वह मसूर उत्पादन के लिए बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? किस जिले में? गया में कि पटना में कि मुजफ्फरपुर में कि रोहतास में? तो किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मुजफ्फरपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार में लीची उत्पादन है, बिहार में लीची का जो उत्पादन है कैसा है? तो भारत के उत्पादन का 60%, भारत के उत्पादन का 50%, भारत के उत्पादन का 40%, भारत के उत्पादन का 80%। तो बिहार में लीची का जो उत्पादन है भारत के उत्पादन का 40%। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जीआई टैग प्राप्त बिहार के उत्पाद हैं कौन कौन? जर्दालू आम बिल्कुल है, शाही लीची इसको भी जीआई टैग मिल चुका है, मगही पान इसको भी मिल चुका है, कतरनी चावल इसको भी मिल चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांवर झील, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। कांवर झील बिहार में कहाँ है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में कि दरभंगा में कि बेगूसराय में कि कटिहार में? तो कांवर झील जो है कहाँ है बताइए आप लोग? बेगूसराय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ना? कौन जिला? पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण है कि बक्सर है कि बेगूसराय है, कटिहार है? तो बताइए, लालसर पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ है? बक्सर में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। बहुत भी है क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? भीम बांध वन अभयारण्य जो है किस जिले में है? तो बताइए, तो वह है मुंगेर जिले में, है ना? किस जिले में? मुंगेर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोगाविल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा उपयोगी। गोगाविल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व किस जिले में है ना? किस जिले में है? पश्चिम चंपारण, दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार? तो गोगाविल पक्षी अभयारण्य जो है वह कटिहार में स्थित है। कहाँ है? कटिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो बताइए किस जिले में है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य? तो जमुई जिले में। किस जिले में? जमुई जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जाता है। बिहार में पर्णपाती वन को वर्गीकृत किया जाता है। आर्द्र पर्णपाती वन बिल्कुल है, सूक्ष्म पर्णपाती वन बिल्कुल है, ये दोनों हो जाएगा, है ना? सूक्ष्म भी है और आर्द्र पर्णपाती वन भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पंत वन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? पंत कैमूर में है, जमुई में है, बेगूसराय में है या नालंदा राजगीर में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नालंदा राजगीर में। पंत वन जीव अभयारण्य, है ना? कहाँ है? नालंदा राजगीर में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? आप लोगों को सभी को पता है, पटना में स्थित है ना। जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है? तो वो भी पटना में स्थित है, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के किस जिले में है? गया में है कि मुंगेर में है कि भागलपुर में कि कटिहार में है? तो बताइए। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है वो किस जिले में है? तो गया जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र है, सर्वाधिक, ध्यान रखिएगा, बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र है कहाँ? पश्चिम चंपारण, दरभंगा, बेगूसराय और कटिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिहार। कटिहार जो है बिहार में सर्वाधिक आर्द्र भूमि का क्षेत्र है, कहाँ? तो कटिहार में। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बिहार में सबसे कम आर्द्र भूमि क्षेत्र है, सबसे कम, तो बिहार है कि सीतामढ़ी है कि बेगूसराय है या कि कटिहार है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो बिहार में सबसे कम आर्द्र भूमि का जो क्षेत्र है वो है सीतामढ़ी, ध्यान रखिएगा। तो आज का कंटेंट आप लोगों को कैसा लगा जरूर एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को अभी तक जो लाइक नहीं किए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जाइए। और इसी तरह का कंटेंट आपको देखना है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।